वेलकम एस फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हम डेली एक टॉपिक उठाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके पीवाईक्यूज देखते हैं। ठीक है, तो कल हमने प्रियम्बल कंप्लीट किया और आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, हाँ, आपको एक बात बता दूं, हमारी टीम ने यूपीएससी ओलंपियाड ने टेस्ट सीरीज अरेंज करी है इंदौर में ऑफलाइन। ठीक है, तो अगर आप 2026 का अटैम्प्ट दे रहे हैं और आप इंदौर में रहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, तो फिर हमें कांटेक्ट करिए इस नंबर पर या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हमारी लोकेशन है भवरको इंदौर पर, गुर्जर हॉस्पिटल के पास में। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट जो रहेगा वो फ्री रहेगा और ये टेस्ट जो है वो 4 जनवरी को है। ठीक है, 4 जनवरी 2026 को न्यू ईयर पर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है इस पर, अभी आपको 19,199 की पड़ जाएगी। ठीक है, इसकी रियल कॉस्ट जो है वो 5,000 है। तो अभी जब तक ये स्टार्ट हो रही है उससे पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 1,999 की पड़ जाएगी। ओके, चलिए, आर्टिकल 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 1 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 1 में ये है कि इंडिया में जितनी भी यूनियंस हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबके नाम हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 और शेड्यूल फर्स्ट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप, ये दोनों कनेक्टेड हैं। इसमें पूरे नाम लिखे हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, सबके इसमें नाम लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इंडिया, जिसका नाम भारत भी है, दोनों नाम है इसके। ठीक है ना, इंडिया और भारत एक ही है। और ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा है, इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, क्वाजी फेडरल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है तो इसको हम समझते हैं अभी। तो इंडिया का जो नेचर है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, यहाँ पर जो इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आता है, इंडिया में क्या क्या आता है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज हैं जो वो आ जाती हैं, और अगर फ्यूचर में कभी इंडिया कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हाँ, यहाँ पर आते हैं ये यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है और ये फेडरेशन क्यों नहीं है। क्योंकि इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उन्होंने उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम एक यूनियन बनाते हैं, चलो मिलकर हम एक कंट्री बनाते हैं। ये स्टेट्स के बीच में कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, जबकि कंट्री ने स्टेट्स बनाए। मतलब इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, टॉप से बात स्टार्ट हुई। ठीक है, ना कि बॉटम से। जैसे कि यूएस में क्या है, सारे स्टेट्स एक साथ आए। ठीक है ना, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, और इन्होंने मिलकर एक कंट्री बना ली। ठीक है ना, लेकिन इंडिया में कंट्री पहले थी फिर स्टेट्स बने। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन को छोड़ के जा सके। ठीक है, वो एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर ये राइट होता तो कहीं ना कहीं हम मान सकते थे कि हाँ ये फेडरेशन है। स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया को छोड़ के जा सके, है ना। जैसे कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे तब भी हमने सारे स्टेट्स को यही बोला था कि या तो आप हमारे पास आ जाओ, है ना, मिल जाओ, नहीं तो हम आपको एक्वायर कर लेंगे। आपके पास कोई अलग रहने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर दो एक कॉन्सेप्ट और है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी आ जाता है ना। टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरी तो आई जाती है इंडिया की जितनी भी है, उसके बाद स्टेट्स आ जाते हैं, उसके बाद फ्यूचर में अगर कोई टेरिटरी एक्वायर कर रहा है इंडिया वो भी आ जाती है। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, तो जितने भी सारे स्टेट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूनियन टेरिटरी आ जाती है, प्लस स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लस कोई भी टेरिटरी जो है वो आ जाती है ना, जो इंडिया का पार्ट है। ओके, चलिए, और एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये फेडरल सिस्टम, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम क्या है, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है उसका क्या मतलब है। सिस्टम, एक सिस्टम होता है, तो इसमें क्या है, एक जगह स्टेट है प्लस एक जगह सेंटर है, तो ये दोनों जो मिलके बनाते हैं इंडिया में ये जो सिस्टम है सेंटर का और स्टेट्स का, इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम इंडिया में। क्यों, क्योंकि ये एक सेपरेट यूनिट है। मतलब ये इस सिस्टम की एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, ये समझ रहे हो ना आप, ये दोनों बराबर हैं एक तरीके से। ठीक है, इसलिए ये फेडरल सिस्टम है इंडिया में, है ना। लेकिन फेडरल वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, ये फेडरल सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दो यूनिट हो साथ में, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, इसको हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर है 28 स्टेट और एक फिर सेंटर होता है। ठीक है ना, ये कहीं वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। आर्टिकल 2 में सिर्फ ये बताया गया है कि अगर इंडिया आगे कोई सी भी टेरिटरी एक्वायर कर रहा है ना, जो अभी उसका पार्ट नहीं है, इंडिया का अभी कोई पार्ट ऐसा, फॉर एग्जांपल मॉरिशियस,
ठीक है ना। मॉरिशस इंडिया का भी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में हो और इंडिया उसको एक्वायर कर ले तो वो किस आर्टिकल के अंदर करेगा, वो आर्टिकल 2 के अंदर करेगा। न्यू टेरिटरी, ठीक है, जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, इसको वो एडमिट कर सकता है, ठीक है ना। और अब जो टेरिटरी ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है ना, जैसे कि 28 स्टेट्स हैं वो इंडिया का ही पार्ट है, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है, उनके नाम चेंज करना है, उनकी बाउंड्री बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है, या दो स्टेट्स को मर्ज करना है, तो वो हम आर्टिकल 3 के अंदर करते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, ठीक है ना। इसमें हम उनकी बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ पर दो स्टेट्स को हम मिला सकते हैं, सारी चीज़ें ये आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आर्टिकल 3 है ना, आर्टिकल 3 के अंदर जब हम ये चीज़ें करते हैं, जब हम स्टेट्स का कुछ भी चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री, नेम, है ना, या दो स्टेट को मिला रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना हम कर नहीं सकते, है ना, मतलब पार्लियामेंट, हम मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में अगर जब तक प्रेसिडेंट ना बोले तब तक बिल आ नहीं सकता, है ना। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले स्टेट से पूछेगा, एक बार पूछेगा मतलब उनको बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को, जिस भी स्टेट के साथ वो चेंजेस करने वाला है उसको वो एक नोटिस भेजेगा, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि हम आपके स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्टेट उस पर क्या रिप्लाई देगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट को हम एक बार इन्फॉर्म जरूर करेंगे, हम मतलब प्रेसिडेंट। और फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगा पार्लियामेंट में कि चलो ये बिल लेके आओ और अब स्टेट को मर्ज कर दो या स्टेट को अलग कर दो या नाम चेंज कर दो, ठीक है ना। तो जो प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट जो भी है वो स्टेट से कोई बाउंड नहीं, मतलब स्टेट का कोई रोल है नहीं है, बस स्टेट को एक बार इन्फॉर्म करना है हमको, ठीक है। और जो अमेंडमेंट रहेगा, अगर हमको इसमें कुछ अमेंडमेंट भी करना है, इस जो बिल में जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आया है, अगर हमको अमेंडमेंट करना है तो हमको फिर से स्टेट से नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पूछ लिया, एक बार बता दिया, ठीक है, वो पूछा नहीं बताया एक तरीके से, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि पूछना क्यों है, मतलब बताना क्यों है स्टेट्स को हम बता क्यों रहे हैं कि हम आपके साथ ये चेंज करना चाह रहे हैं, जबकि हम उनकी बात ही नहीं मान रहे, फिर भी बता रहे हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो इज़ एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब यूनियन हम कभी नहीं तोड़ सकते। इंडिया में जो यूनियन बनी है कि एक साइड स्टेट्स हैं और फिर एक साइड सेंटर है और इन सबका मिलके यूनियन है, ठीक है, सेंटर और स्टेट का, तो इसको हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन हाँ, स्टेट्स को हम बाइफर्केट कर सकते हैं, स्टेट को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक नया स्टेट बना सकते हैं, पुराना स्टेट मिला के, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं होगा कभी कि इंडिया में स्टेट्स हो ही ना, है ना, इंडिया एक पूरा कंप्लीट सेंटर हो, ऐसा नहीं होगा। स्टेट्स हमेशा होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर हमेशा होंगी, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 में कुछ ऐसा खास नहीं है। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो अभी हमने पढ़े, आर्टिकल 2 में नई टेरिटरी को हम एक्वायर कर रहे हैं और आर्टिकल 3 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं या टेरिटरी है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। तो इन दोनों में जो भी चेंजेस करना है हमको, तो वो उसके लिए हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको बोलते हैं, जो 368 के अंदर होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अमेंडमेंट यहाँ भी होगा, चेंजेस यहाँ भी होंगे, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी वाले होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमको आर्टिकल 368 के अंदर जो लेंदी प्रोसेस है, जो टफ प्रोसेस है, जो रिजिड प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी प्रोसेस रहेगी, सिंपल मेजोरिटी से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर अब कुछ केसेस हैं जो कि ये टेरिटरी से रिलेटेड हैं। बेरुवारी यूनियन 1960 का केस है, ये बेरुवारी यूनियन, ये बेरुवारी एक जगह है, ठीक है, बांग्लादेश साइड। ये पाकिस्तान जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान था तब की बात है, 1960 की। तो हमको इनसे टेरिटरीज चेंज करनी थी, एक्सचेंज करनी थी, ठीक है, हमको कुछ टेरिटरीज देनी थी, कुछ लेना था, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन के बाद कुछ टेरिटरीज बच गई थी, है ना। तो उसके लिए हमने एक नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना, नेहरू जी और पाकिस्तानी सरकार के बीच में, ठीक है। तो और हमने टेरिटरीज एक्सचेंज कर ली। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है ना, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कभी भी, है ना, किसी को टेरिटरी दे नहीं सकते हो, आप उसके लिए आपको अमेंडमेंट जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी आप किसी को अपनी टेरिटरी दे पाओगे। क्योंकि आर्टिकल 2 में बात करी गई है लेने की, टेरिटरी आप एक्वायर कर सकते हो, लेकिन देने की बात तो कहीं नहीं करी गई है। तो अगर आपको किसी को टेरिटरी देना है ना, गिफ्ट की तरह देना है या ऐसे ही देना है, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है ना। तब फिर पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट लाई, है ना। बेरुवारी यूनियन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। फिर ऐसे ही 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1915 में, 2015 में सॉरी, है ना। तो 2015 में आया, तब भी हमको बांग्लादेश के साथ ये कॉन्क्लेव्स एक्सचेंज करने थे। हमको
हमको 111 देने थे और 51 लेने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात है। लेकिन अगर हमको किसी के साथ डिस्प्यूट सेटल करना है, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करना है किसी कंट्री के साथ में, तब हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। नॉर्मल केस में अगर हमको टेरिटरी देना है किसी को, है ना, हमारी टेरिटरी अगर कहीं जा रही है, नॉर्मल है केस, है ना, गिफ्ट की तरह देना है या ऐसे ही देना है, तब हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में 368 के अंदर। लेकिन अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट है किसी कंट्री के बीच में, चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है और हमें उसको वो डिस्प्यूट के वजह से हमें कुछ टेरिटरी देना पड़ रहा है उनको, ठीक है, तब हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर जब हमारे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तब उसके बाद अब स्टेट्स को लेकिन अब डिमांड उठ रही थी कि हमें एक हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस बेसिस पे हमें एक स्टेट चाहिए। जैसे कि हम सब तेलुगु बोलते हैं, तो हमें हमारा एक अलग स्टेट चाहिए। हम कन्नड़ लोगों के साथ नहीं रह सकते, हम तमिल वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते। दूसरा कल्चरल लिंग्विस्टिक कल्चरलिज्म, ठीक है, हमारी लैंग्वेज है, हम उस पर प्राउड करते हैं, तो हमें हमारा स्टेट चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट ये डिमांड उठी, तब कमीशन बनाई। उस कमीशन को चेयर कर रहे थे वो थे एस के धर का, है ना। तो इस कमीशन को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन या फिर धर कमीशन, ठीक है ना। इसकी डेट याद रखिए आप, ये क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं, है ना, तो ऐसे ही याद रखना है आपको। तो जून 1948 में ये कमीशन बनी, और इसके पास ये इस कमीशन को बनाया क्यों गया, ये पूछने के लिए कि क्या करें, लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट बना दें क्या। सरकार ने इससे पूछा, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला नहीं, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट बना दोगे तो फिर इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो कितने स्टेट बनाओगे, तो ये तो पूरा बढ़ जाएगा इंडिया। हम तब यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर, जब हम पार्टीशन के बाद में, तो इनने मना कर दिया। इनने बोला नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखो कि हाँ प्रशासन सही से चलना चाहिए, बस लैंग्वेज नहीं। फिर इसके बाद बहुत प्रोटेस्ट हुए, ठीक है ना, काफ़ी प्रोटेस्ट किए लोगों ने कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो चाहिए ही चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे चाहिए, हमें हमारा प्रदेश अलग चाहिए, हमारा स्टेट अलग चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो फिर यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनती है उसी साल में 1948 में ही, देखो दिसंबर में, और ये बहुत हाई लेवल कमेटी होती है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है ना, और वल्लभ भाई पटेल होते हैं, और पट्टाभी सीतारामैया होते हैं। इसको बोलते हैं जेबीपी कमेटी, ठीक है ना, जेबीपी कमेटी, ये भी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी रहती है। तो अब ये कमेटी बैठती है, ये बहुत हाई लेवल लोग हैं, है ना, सीधे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो इन्होंने सोचा चलो समझते हैं क्या है। फिर इनको भी समझ में आया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट नहीं बना सकते, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। फिर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सब अपना अपना स्टेट मांगेंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, इंडिया यूनिटी में नहीं रहेगा। तो इन्होंने भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ, 1948 के और 1953 के बीच में 1952, है ना, ये एक ऐसा साल था, इसमें एक बहुत क्या बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट वाला मूवमेंट हुआ, जिसमें पोट्टी श्री रामालू जी, जो कि तेलुगु लीडर थे, ठीक है, उन्होंने एक 58 डेज का अनशन किया, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फास्ट अनटू डेथ, ठीक है ना, अमरण अनशन, कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा और जब तक मरूंगा नहीं, या फिर आप मुझे मेरा स्टेट बना के दे दो, है ना। पोट्टी श्री रामालू जी ने ऐसा बोला, तो उनकी डेथ हो गई अनशन पे बैठे बैठे, खाना नहीं खाया, 58 डेज हो गए, है ना, 58 डेज तक कोई खाना नहीं खा रहा है, तो डेथ हो गई उनकी। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, ठीक है ना, बहुत लोगों में बहुत गुस्सा हो गए। तो फिर ये कमेटी बनी, फिर एक फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन के 3 यहाँ पर मेंबर हैं, फजल अली, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू, इनके नाम जरूर याद रखिए, है ना। इस कमीशन ने बोला कि ठीक है भाई, चलो इतना परेशान नहीं हो, इतना प्रोटेस्ट मत करो, लैंग्वेज को भी हम एक क्राइटेरिया मान लेते हैं। स्टेट जब हम बनाएंगे तो हम ये भी समझेंगे कि लैंग्वेज अगर होमोजीनियस है एक जगह पर, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हम कुछ कर सकते हैं, स्टेट्स को हम पक्का बना देंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक लैंग्वेज एक स्टेट, कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट हो गया, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत सारी इंडिया में, तो हम एक लैंग्वेज को एक स्टेट नहीं दे सकते। बट हाँ, मेजॉरिटी जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम एक स्टेट बना सकते हैं। जैसे फिर तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश बना, तो आंध्र प्रदेश जो था वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, मतलब लैंग्वेज पे बना गया था कि यहाँ पर तेलुगु लोग रहते हैं, तो इसलिए आंध्र प्रदेश बना दो, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, ठीक है ना। बस यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसमें सिर्फ 3 ऐसे ये प्रोविंस थे, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, या बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे लोग। तो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और कश्मीर, तो इनको हमने एक्वायर किया। एक तो पुलिस एक्शन के थ्रू, हैदराबाद में हमने पुलिस भेजी, ठीक है, और फिर जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम कैसा, लोगों से पूछा, वहाँ के सारे लोगों से कि आप क्या करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, या इंडिया के साथ आना चाहते हो। तो लोगों ने बोला हम इंडिया के साथ आना चाहते हैं,
तो ये हुआ। उसके बाद कश्मीर में तो राजा हरि सिंह जी जो थे उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था, ठीक है ना, कश्मीर को। वो एक अलग स्टोरी है, इन पे अच्छे से हम समझेंगे कभी, अभी इसके लिए इतना ज़रूरी है, इतना ही काफ़ी। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। इंदौर में है, ऑफलाइन आपको चाहिए कि एक रीजनेबल प्राइस में हमको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ है ना। 30 टेस्ट इसमें रहेंगे आपको, और जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और 10 फुल लेंथ रहेंगे। देखिए, टेस्ट योर सेल्फ बिफोर यूपीएससी टेस्ट यू, तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करिए, है ना। टेस्ट दीजिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और फर्स्ट टेस्ट देने ज़रूर आइएगा, ठीक है ना। कब टेस्ट? ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट, ठीक है ना। और ये हमारी क्लासरूम है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए।